एक ऐसा सब्जेक्ट जिस दिन से गेट स्टार्ट हुआ उस दिन से आज तक अपना इम्पोर्टेंस बनाए हुए है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो लगभग 10 मार्क्स का आता रहता है। एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिसके वो 10 मार्क्स लाना बहुत आसान होते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना आप गेट को क्रैक नहीं कर सकते। आप चाहते हैं गुड रैंक लाना तो आपको इस सब्जेक्ट को करना ही होगा। नमस्कार, आप है जी सेंट्रिक पर, मैं हूं एस के पाटीदार। आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम के साथ। जानेंगे कंट्रोल सिस्टम की गहराइयों को, कंट्रोल सिस्टम में यूज होने वाले वो कॉन्सेप्ट जो आप सेमेस्टर में नहीं सीख पाए थे क्योंकि सेमेस्टर में शायद आपको ये टफ लगा हो। खैर, सेमेस्टर से मुझे मतलब भी नहीं है ज़्यादा, मेरा मतलब सिर्फ गेट एग्जाम से है। गेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पक्का कंट्रोल सिस्टम को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कहानियों को समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भरपूर ये सब्जेक्ट हम आपके सामने डिलीवर करने वाले हैं एक नए सिरे से। तमाम वो बच्चे जो अपकमिंग गेट एग्जाम लिखने वाले हैं, जुड़ जाइए मेरे साथ फ्रॉम दिस बिगिनिंग। जो नए बच्चे हैं शायद ये सुन के आए हैं कि जी सेंट्रिक पर कंट्रोल सिस्टम एस के पाटीदार सर पढ़ाते हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आपके मित्रों से जरूर जी सेंट्रिक के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप एक फनी वे में, एक नॉन बोरिंग वे में लेक्चर्स को सुनने आए हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि एंटायर जर्नी में हम आपको बोर नहीं होने देते, ना ही होने देंगे। लास्ट ईयर वाला कंट्रोल सिस्टम, नाउ दिस ईयर वाला कंट्रोल सिस्टम, ऐसे ईयर बाय ईयर चीजें अपडेट होती रहेंगी। तो नए सिरे से फिर से हम कंट्रोल सिस्टम को करने वाले, जिसमें सारी चीजें इफेक्टिव होने वाली है। हम हमारे कंट्रोल सिस्टम में ना इधर की ना उधर की बातें नहीं करते। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 40 मिनट या 50 मिनट नहीं लेते, मुद्दे की बात करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास हो सके। बराबर। लास्ट ईयर के कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ तो 58 आवर्स का इफेक्टिव कंटेंट था। 58 आवर्स का इफेक्टिव कंटेंट जिसमें अपन ने 250 प्लस प्रॉब्लम्स को बड़े ही फनी वे में, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कवर किया था। इस बार हम उस जर्नी को थोड़ा और आगे रखेंगे, कम तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। थोड़े चेंजेस भी हो चुके हैं। तो ये जर्नी जो रहेगी ये तमाम ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए है। और आप यदि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हैं, आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे ये कंट्रोल सिस्टम देख लें, तो 100% बेनिफिट आपको ये नहीं करेगा। यस, 70% बेनिफिट करेगा बिकॉज सिलेबस इज समहाउ 70% सेम। गॉट द पॉइंट ना। फिर भी पैटर्न अलग अलग होता है, तो शुरू से बताना मेरी जिम्मेदारी है। ओके जी, क्या कवर करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम में? आज रोड मैप के बारे में चर्चा करके हम पहली यूनिट बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से शुरू कर देंगे। चलिए आइए, रोड मैप यानी कि इंटायर कंट्रोल सिस्टम को जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या इसमें देखेंगे बच्चे, उसकी बात हो जाएगी। सबसे पहले हम पहली यूनिट की यदि बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपका बेसिक्स। ओके, तमाम बेसिक चीज़ें जो यूज़फुल हैं आपको कंट्रोल सिस्टम को जानने के लिए। एक फाउंडेशन समझ लीजिए, बिल्डिंग आप बना रहे हैं उससे पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं। विल टेक टाइम टू बिल्ड द फाउंडेशन, उसके बाद जर्नी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम फिनिश करेंगे, उसके बाद नंबर 2 पे हमें मिल जाएंगी वो चीज़ जो आप यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पढ़ के आए हैं। आपने पढ़ा होगा ब्लॉक डायग्राम एंड SFG, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम। कोई भी सिस्टम दिया है उस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन से। सर हमें पता नहीं है, हाँ पता होगा आपको बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। रुको जरा, देखेंगे इसमें, ठीक है। ओके, वो जो ट्रांसफर फंक्शन हम देखेंगे, किसी भी सिस्टम का दिए हुआ सिस्टम जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म से यदि अवेलेबल होगा तो कैसे एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। सर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जैसा कि आपका नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी, यस और नो, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला हूं। ओके,
ब्लॉक डायग्राम में एसएफजी के बाद थर्ड यूनिट जब है एंट्री करेंगे तो उस सिस्टम को, जो भी सिस्टम हम डिजाइन करें, जो भी सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहे हैं, सिस्टम के बाद हम चर्चा करेंगे उसके टाइम रिस्पॉन्स की। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स यानी कि जो भी सिस्टम आपने डिजाइन किया है टाइम के साथ उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ओके, तो टाइम रिस्पॉन्स हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टेबिलिटी एनालिसिस में एंट्री करेंगे। आपको जो सिस्टम, जब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे ना, सिस्टम के बारे में हम ढेर सारी कहानियों के माध्यम से बात करेंगे। वहाँ आपको समझ में आएगा कि जब भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स है जिन पे ध्यान देना होता है, जैसे कि स्टेबिलिटी उसमें से एक पॉइंट है। उसकी डिज़ाइन के बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसके टाइम रिस्पॉन्स के बारे में हमें थोड़ा चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फोर्थ नंबर में हम उसी स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे, और स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है या एक मेथड है या एक जुगाड़ है जिसे हम कहते हैं RH क्राइटेरिया। ठीक है, RH क्राइटेरिया। RH क्राइटेरिया के बाद हम फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे, और ये फिफ्थ नंबर जो है ये भी एक स्टेबिलिटी एनालिसिस का ही पार्ट है, एक अनदर मेथड है। इसमें हम देखेंगे रूट लोकस। क्या है रूट लोकस? सारी चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा रहेगी। ये सिर्फ रोड मैप है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद 6 नंबर में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एंटर कर जाएंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस की फ्रीक्वेंसी टेक्निक, और उसमें हम देखेंगे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है बोर्डे प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। ये सभी हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में नाइक्विस्ट प्लॉट। कैसे एक सिस्टम को, स्टेबिलिटी को दर्शाया जा सकता है या पता किया जा सकता है प्यार से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम 7 नंबर पे जब पहुँचेंगे तो हम कंपनसेटर एंड कंट्रोलर की बात करेंगे। ओके, कोई भी सिस्टम है, कोई भी आपका डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है, उसमें आप और कंट्रोल पैरामीटर ऐड करना चाह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में कुछ उसका परिवर्तन करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ हम इससे करेंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, अभी सिर्फ रोड मैप की चर्चा हो रही है। नंबर 8 पे हम बात करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस के बाद हम बात करेंगे और ये जो कंपनसेटर और कंट्रोलर पढ़ेंगे, इसमें हम मैक्सिमम जो हिस्सा है प्रोपोर्शनल, PI, PID, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी अच्छा खासा पार्ट जो ऐड हुआ है उसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में? ओके, इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर का फिर या एक काम करता हूँ, उसको हम मिसलेनियस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर पॉइंट इज मिसलेनियस टॉपिक। हाँ, एक और चीज़ छूट गई है, दैट इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये EE वालों को और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को है। सो दिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये रोड मैप रहने वाला है। अब आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक नेम बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। शुरू से जुड़ जाइए मेरे साथ। आपको क्या करना है, जो नए बच्चे जुड़े हैं, 3 वीडियो देखना है आपको, सिर्फ 3 वीडियो। आपको फील हो जाएगा कि पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने वाला है कि नहीं। आपको ये भी फील आ जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट आपको गहराई से मिलने वाले हैं या नहीं। आपको ये भी फील हो जाएगा कि आप डे बाय डे खुद को एनहांस कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ 3 लेक्चर देखने हैं, चौथे लेक्चर से मैं आपको चिपका लूंगा, जैसे चुंबक चिपकाती है ना लोहे को, सेम टू सेम मैं आपको चिपका लूंगा, ये मुझे पता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में रूपरेखा बनाते हैं। सर कंट्रोल सिस्टम, जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है ना, मशीन, तो आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा, मशीन के बारे में चर्चा करोगे। पावर सिस्टम, सो पावर सिस्टम की चर्चा करेंगे, है ना। पावर से रिलेटेड चीज़ें, कैसे पावर को ट्रांसफ़र करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इनके बारे में आप चर्चा करोगे। आप मेजरमेंट पढ़ोगे तो कैसे अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, वो उसकी जानकारी है। यानी कि सब्जेक्ट का नाम ही आपको शो कर दे रहा है ना कि आप इसमें क्या करने वाले हो। यस और नो। सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या? अरे भाई, कंट्रोल सिस्टम तो मोस्ट एडवांस हो गया। कंट्रोल सिस्टम मतलब कोई सा भी कोई सा भी सिस्टम हो, उसे कंट्रोल करने की बात हो रही है।
अच्छा, वो सिस्टम एक पावर सिस्टम हो सकता है, यस। वो एक मशीन हो सकती है, वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यस। कोई सा भी सिस्टम जिसे कंट्रोल करने की यदि बात हो तो कंट्रोल सिस्टम में ही शायद वो हम चीज देखने वाले हैं। क्या? जी हाँ, देखने वाले। इंटायर बॉडी को या हमारे द्वारा होने वाली प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, यस और नो? तो दिमाग आपका कंट्रोलर हो गया। यह दिमाग कैसे चीज़ों को कंट्रोल करता है? तो समहाउ इंटायर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम्स हैं, उन्हें कंट्रोल करने की बात आ रही है, तो उसका डिस्कशन हम कंट्रोल सिस्टम में करने वाले हैं। तो इट्स रिलेटेड टू ये जो इसके अंदर जो भी कहानी देखेंगे हमारे माइंड वाली कहानी रहेगी ना। माइंड वाली कहानी मतलब माइंड का काम है चीज़ों को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल सिस्टम में भी हम ऐसे ही बात करेंगे कि कैसे किसी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से स्टेजेस पे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों डिज़ाइन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो? अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी। मैंने बोला था ना इन द बिगनिंग कि हम क्या करने वाले हैं, हम ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्त, यस और नो? आप किसी से फाइट कर रहे हो, अब फाइट करने के टाइम पे क्या होगा, आपका हार्ट जो है वो तेजी से धड़कने लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये तेज धड़कने लग जाएगा, आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी तो जो एड्रेनलिन से वो फैल जाएगी उस टाइम पे। बात समझ में आ रहा है? या फिर आप ये सोचो कि आपके आगे से धूल आ रही है, आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होगी। कौन बोला आंखों को बंद होने के लिए? कौन बोला आपके एड्रेनल्स को फैलने के लिए? आप जो खाना खाएंगे ना, वो खाना पेट में जाने के बाद उसको पचाने के लिए आपके पैंक्रियास है ना, वो रस निकलने वाला है जो उसमें मिलने वाला है खाने में। कौन बोला पैंक्रियास को कि भाई तू रस निकाल? ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम बोला। आपका ये जो सिस्टम है ये फुली कंट्रोल सिस्टम है दोस्त, यस और नो? तो एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा सिस्टम जिसको आप एक पर्टिकुलर इनपुट दोगे और वो आपको डिजायर्ड आउटपुट दे दे, तो क्या मैं इसे कंट्रोल सिस्टम बोल सकता हूं, यस और नो? आप बाहर से आए, गर्मियों के दिन हैं, आप बाहर से आए, घर में बैठे हैं, पंखा आप सबसे पहले चालू करेंगे, यस और नो? पानी बाद में पीना चाहिए, पंखा आप पहले चालू करेंगे, आप उसे सेट करेंगे 5 पे, रेगुलेटर से उसकी स्पीड को 5 से सेट करेंगे, तो वो 5 की स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो क्या वो पंखा एक कंट्रोल सिस्टम है? जी हाँ है। एक ऐसा सिस्टम, मैंने बोला एक ऐसा सिस्टम जिसे एक स्पेसिफाइड इनपुट दोगे तो वो आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा। आपको डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए था? पंखे को 5 की स्पीड से घूमना, ये इसका डिजायर्ड आउटपुट है। इसी डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए आपने एक स्पेसिफाइड इनपुट को दिया। स्पेसिफाइड इनपुट रेगुलेटर को 5 रेगुलेटर की नॉब को 5 पे सेट कर दो, तो आपका पंखा आपका कंट्रोल सिस्टम है क्या? तो इसका मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में चारों तरफ कंट्रोल सिस्टम्स से घिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में जो चीज़ आपका टाइम लेती है, दैट इज द मोबाइल, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, आपके लैपटॉप्स, आपके डिवाइसेस, ये सारे कंट्रोल सिस्टम हैं। आपने क्लिक किया किसी पर्टिकुलर, आप सेटिंग में गए, आपको हॉटस्पॉट, आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, आपने वाईफाई को इनपुट दिया, स्पेसिफाइड इनपुट कि वाईफाई ऑन होना है तेरे को, तो वाईफाई ऑन हो जाता है भैया, डिजायर्ड आउटपुट। फिर जो भी हॉटस्पॉट आप लेना चाहेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम तो कंट्रोल हो गया राजा। आप चाह रहे कि गाने सुनना है, आप म्यूजिक में गए, म्यूजिक में गाना सेट किया, आपने जो सुनना चाहा वो लगाया, वो आपका एक स्पेसिफाइड इनपुट हो गया। जो आप सुनना चाहेंगे वो आप सुन रहे हैं, दैट इज द कंट्रोल्ड आउटपुट। तो एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से, थोड़ा मजा आया ना? ध्यान से देखो जरा, एक ऐसा सिस्टम जिसे आपने एक स्पेसिफाइड इनपुट दिया, स्पेसिफाइड इनपुट या रेफरेंस इनपुट आप बोल सकते हैं, रेफरेंस इनपुट, ये आपने इसको दिया। इस सिस्टम ने आपको कंट्रोल्ड आउटपुट दे दिया या डिजायर्ड आउटपुट दे दिया। कंट्रोल्ड, और या तो कंट्रोल लिख लीजिए और लिख लीजिए डिजायर्ड, कंट्रोल या डिजायर्ड आउटपुट।
इस सिस्टम ने आपको दे दिया। तो ये जो सिस्टम है ना भाई साहब, ये जो सिस्टम है इसको मैं बोलूँगा कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम को मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, इसको मैं कंट्रोल सिस्टम बोलूँगा राजा रानी। ठीक है रानी बेटी, ठीक है राजा बेटा, कंट्रोल सिस्टम। ओहो सर, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, बट आप इन चीज़ों को ऐसे ही समझाते जाएंगे। अरे फुल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ चीज़ें समझेंगे रे, फुल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब क्या होता है कि कंट्रोल सिस्टम तो समझ में आ गया कि दे जाए, मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर, मल्टीपल। आप पूरे कंट्रोल सिस्टम से ही घिरे हुए हैं। आप गए, स्विच ऑन किया, आप चाह रहे ट्यूबलाइट को ऑन करना है, स्विच ऑन ट्यूबलाइट ऑन, स्विच ऑन ट्यूबलाइट ऑन। ट्यूबलाइट एक कंट्रोल सिस्टम है। आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई सा भी सिस्टम नहीं है जो कंट्रोल्ड नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में हर चीज कंट्रोल्ड है, इसीलिए शायद हम जिंदा हैं। सोचिए ना, इस प्लेनेट अर्थ पे, दी अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर हमारे जीने के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता तो हम कैसे जीते। जस्ट इमेजिन, पृथ्वी पे टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो उस 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी लाइफ को जीने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम नहीं जी पाते। तो ये जो सिस्टम, ये जो स्वांग हमारे इर्द गिर्द रचा हुआ है, ये शायद इसीलिए ही तो रचा हुआ है कि एक कंट्रोल्ड चीज़ें हमें अवेलेबल हो रही हैं। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कंट्रोल्ड है हमारे जीने के लिए, प्रेशर कंट्रोल्ड है हमारे जीने के लिए, हवा का फ्लो कंट्रोल्ड है हमारे जीने के लिए, पानी कंट्रोल्ड है हमारे जीने के लिए। तो क्या हम इस आउटपुट में, इस एटमॉस्फेयर में एक कंट्रोल सिस्टम में ही है क्या? जी हाँ, हम जीवित हैं, हम सही तरीके से हमारी चीज़ें कर पा रहे हैं, प्रकृति उसकी हिसाब से चीज़ें कर रही हैं। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। सन को उगना है, सन को ढलना है, कहने का मतलब अर्थ को घूमते रहना है, उसकी स्पीड से वो घूम रही है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। सोचिए, ये अर्थ जो है वो अपने घूमने की स्पीड को ज़रा सा भी मॉडिफाई कर दे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सब कुछ कंट्रोल्ड है यहाँ पे, हर एक बंदा कंट्रोल्ड है, हर एक ह्यूमन बीइंग कंट्रोल्ड है, हर एक पशु पक्षी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, प्रोसेसेस, सब कुछ तो कंट्रोल्ड है। अब ह्यूमन ने क्या किया, अपनी बेनिफिट के लिए इस अर्थ पे जितने भी स्पीसीज है इसमें बेस्ट माइंडेड जो भी कहानी है वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग ने क्या कर लिया भैया, अपनी सहूलियत के लिए ढेर सारे सिस्टम्स बना लिए। आपको कहीं जाना है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है आपके पास, आप जिस स्पीड से घुमाना चाहें उस स्पीड से वो चलेगी। मतलब स्पेसिफाइड इनपुट दीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा। चलने के लिए आपके पास बाइक हो गया, हवा खाने के लिए आपके पास पंखा हो गया, चीज़ों को ठंडा करने के लिए फ्रिज हो गया, देखने के लिए लाइट्स हो गई, लिखने के लिए पेन हो गया। भैया सब कुछ मैन मेड है, हम सब घिरे हुए हैं अपनी चीज़ों से। तमाम सिस्टम्स एक कंट्रोल सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम एक स्पेसिफाइड इनपुट पे आपको कंट्रोल्ड आउटपुट दे रहे हैं। मेरे पहले लेक्चर में ही मैं ज़्यादा खींचता हूँ क्योंकि थियरी से चीज़ों को फील कराना है मुझे, बराबर ना? बने रहिए मेरे साथ। ओके सर, ये कहानी होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने पंखे की तो बात कर ली आपके सामने। आप गर्मी से बाहर से आए, आपने 5 की स्पीड से फैन को ऑन कर लिया। थोड़ी देर बाद में आपको मस्त आप बैलेंस हो गए, बाहर जो भी धूप खाई उससे बैलेंस हो गए ना। अब क्या होने लगा, आपको लग रहा है यार ये ज़्यादा हो रहा है, ये पंखा स्पीड ज़्यादा हो रही है, आप कम करने उठेंगे इस चीज़ को। आप जाएंगे और उसको स्पेसिफाइड इनपुट आप दे देंगे 3, रेगुलेटर को, नॉब को 3 पे सेट कर देंगे, आपका पंखा 3 की स्पीड से घूमने लग जाएगा, बराबर। लेकिन काश ऐसा होता कि आप बाहर से आए, आपने 5 पे सेट करके इस पंखे को ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रूम में भी एक गर्मी की बजाय थोड़ा ठंडा टेम्परेचर जब ड्रॉप होता
तो ये पंखा खुद को 3 पे कर लेता या 4 पे कर लेता अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। ये पंखा यदि खुद को सेट कर लेता तो कितना मजा आ जाता। तो तमाम कंट्रोल सिस्टम जितने भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं भाई। कंट्रोल सिस्टम जितने भी होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के इसमें से हम निकाल सकते हैं। पहला सिस्टम जो निकालूंगा वो और दूसरा सिस्टम जो निकालूंगा वो दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा ऐसे कंट्रोल सिस्टम या ऐसे सिस्टम्स जो ऑटोमेटिक होते हैं। आज के टाइम पे हम ऑटोमेटिक वर्ल्ड में है कि नहीं, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक चाहिए भाई। वॉशिंग मशीन चाहिए तो ऑटोमेटिक चाहिए आपको, है ना। ऑटोमेटिक सिस्टम्स, तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो भी होते हैं एक तो उस टाइप के सिस्टम हो गए, एक नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम हो गए। कंट्रोल सिस्टम में ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, दैट इज़ द ओपन लूप सिस्टम। लूप वूप सबके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं इन्हें हम क्लोज्ड लूप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया पंखे का, तो वो एक ओपन लूप सिस्टम हो गया क्या? जी हाँ, ये एक ओपन लूप सिस्टम हो गया। इसमें आप सिर्फ स्पेसिफाइड इनपुट दे सकते हो और कंट्रोल आउटपुट ले सकते हो, लेकिन उस आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप ऑन द सेम हैंड यदि एसी को लोगे, एसी इसको लोगे, आजकल के एसी है ना ऑटोमेटिक, एसी में क्या है, आपने इसको ऑटोमेटिक मोड पे चालू कर दिया, क्या होगा? बाहर से जैसे आपके रूम में अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम में ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अब बाहर से गर्मी बढ़ रही है, सपोज सुबह के टाइम पे भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, दोपहर में भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। बाहर से सुबह के टाइम पे गर्मी कुछ और है, दोपहर में गर्मी ज़्यादा है, तो वो बाहर की गर्मी अंदर के टेम्परेचर को इफेक्ट कर रही है। लेकिन ये एसी वर्क कर रहा है अगेंस्ट दैट टेम्परेचर, जो आउटसाइड हीट जो बढ़ रही उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। किस लिए? ताकि रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। सुबह जो है एसी है वो कम काम कर रहा है, लेकिन दोपहर में उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है टू मेंटेन 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन द रूम। यानी कि एसी क्या हो गया? एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, सेल्फ एडजस्टमेंट कर रहा है, सेल्फ एडजस्टमेंट टाइप का सिस्टम हो गया। इसे हम कहते हैं आपका एसी। समझे बात को? सिर्फ 2 टाइप के कंट्रोल सिस्टम डिफाइन किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। आप पक्का कहीं ना कहीं किसी भी चौराहे पे रेड लाइट्स पे जरूर रुके होंगे, बराबर। अब रेड लाइट का क्या फंक्शन है भाई? सीधा है, उनका टाइमिंग डिसाइड है कि 1 मिनट तक रेड लाइट को चलना है और फिर 50 या 30 सेकेंड्स तक ग्रीन को चलना है। बस इसी साइकिल, इसी लूप में ये चलते रहते हैं। पहले लाल जलेगा, 1 मिनट तक रहेगा, फिर थोड़ा सा अपना पीला बत्ती और उसके बाद ग्रीन 30 सेकेंड्स तक, फिर लाल, फिर ग्रीन, फिर लाल, फिर ग्रीन। ये एक सिस्टम है, बट ये एक ओपन सिस्टम है। इसके डिजायर्ड इनपुट है कि लाल बत्ती को 1 मिनट तक चलना है और 30 सेकेंड्स तक ग्रीन को चलना है। तो आउटपुट वही मिल रहा है, लाल बत्ती 1 मिनट तक, हरी बत्ती 30 सेकेंड तक। ये चीज चलते जा रही, चलते जा रही, चलते जा रही। ये एक टाइप का ओपन सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो रेड लाइट है या ट्रैफिक लाइट जो है, आप इसको ट्रैफिक लाइट लिखिए। ट्रैफिक लाइट वो एक ओपन लूप सिस्टम का कमाल है, या ओपन लूप सिस्टम के अंदर आता है। लेकिन सपोज इसको ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिक कैसे? ऑटोमेटिक मतलब ये कि अब आपकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि उसके अंदर का मैकेनिज्म को फिक्स्ड कर दिया गया, नहीं। अब क्यों ना उसको ट्रैफिक से ही कंट्रोल करवाया जाए। लाल बत्ती जल रही है, उसको ट्रैफिक ज्यादा दिखा तो लाल बत्ती जल रही है। ट्रैफिक कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया, अच्छा ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको निकालना है, ग्रीन बत्ती जल रही है। ट्रैफिक कम है, स्टॉप कर दिया जाए, रेड लाइट कर दिया आपने, है ना।
यानी कि कितनी भीड़ है उसके हिसाब से तय किया जाए सिग्नल्स का जलना। अब देखो चौराहे पे कौन सा एक रोड पूरा निकल गया और फिर भी उसमें ग्रीन है, एक जो रोड से सारा भीड़ निकल गया फिर भी उस साइड ग्रीन है बाकी साइड रेड है, तो रेड वाले खड़े हैं बस क्यों, यार अब कोई भी नहीं है, लाल बत्ती ये हर ग्रीन क्यों जल रही है। तो लोग क्या करते भाई, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं। आपने भी तोड़ा होगा पक्का, सड़क खाली दिख रही है यार निकल लो, पक्का पक्का तोड़ा होगा आपने, हाँ? तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है फिर आपकी वैल्यूज ऐसे टाइम पे। तो यार सिस्टम ही फॉल्ट है तो कॉम्प्रोमाइज तो होगी ना। काश ये सिस्टम ऐसा होता, इधर से भीड़ निकल गई, ग्रीन बत्ती तुरंत बंद, रेड लाइट, जिधर भीड़ है उधर ग्रीन, यानी कि भीड़ के अकॉर्डिंग। ट्रैफिक लाइट है तो बेस्ड ऑन दिस ट्रैफिक इनपुट खुद को यदि कंट्रोल कर ले तो वो एक ऑटोमेटिक लाइट, ट्रैफिक लाइट होती, वो ऑटोमेटिक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता। मेरी बात समझ गए होंगे आप। और धीरे धीरे आपके दिमाग की भी बत्ती जल रही है, यस और नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एंटायर कंट्रोल सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम और एक अपना ओपन लूप सिस्टम। अब आप देखिए, आप कहीं पे घूमने गए हैं साहब, घूमने गए हैं आप। अब आपने क्या किया, घूमते घूमते आपने कोई विचित्र चीज देख ली भाई, सड़क से हाथी गुजर गया आपके सामने से। तो जैसे ही हाथी गुजरता है आपकी आंखें उसकी तरफ ऐसे मुड़ती रहती है, ऐसे मुड़ती रहती है, ऐसे, और तब तक उसको देखते रहते जब तक आपका दिल ना भरे। हाथी वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं लगा? अरे तू एक लोंडा है और सड़क पे से एक बंदी निकल गई तो तू क्या करो, तेरे को पसंद आ गई तो तू अपनी नजरें, अरे बंदा निकल गया हैंडसम और तू बंदी है, तो अपनी आंखें उसकी तरफ चलती जाएंगी जब तक कि दिल ना भरे। हाँ, कहानी में मत जाओ, हम आंखों की बात कर रहे हैं। ये जो आंखें हैं, ये जो आपका सिस्टम है, ये कौन सी कैटेगरी में रखूंगा फिर, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें? ऑटोमेटिक सिस्टम में। ये एक ओपन सिस्टम होता तो आपने देख लिया, आपकी आंखों ने देख के काम को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आंखें उस पर बनी रहें, तो आप इसमें मूवमेंट दे रहे हैं। आपका कंट्रोल सिस्टम चाह रहा है कि इसको बनाए रखना, जहां तक ये जाए, इधर आए तो इधर मुड़ जाए, इधर आए तो इधर मुड़ जाए। ये क्या है? ये है ऑटोमेटिक सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, मतलब आपको उस व्यू को बनाए रखना है। अब उसके लिए आपको जो भी इनपुट देना पड़े आप देंगे। कहानी समझ में आई कि नहीं राजा रानी? समझ में आ गया? गॉट द पॉइंट? तो ह्यूमन बॉडी एक कंप्लीट ऑटोमेटिक सिस्टम है और हमसे बेस्ट सिस्टम कोई है ही नहीं। या यूं कहूं कि प्रकृति ने जो भी जीव बनाया है वो बेस्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो हम भी कुछ भी बनाते हैं तो प्रकृति से ही तो इंस्पायर होते हैं। प्लेन का डिज़ाइन किया गया तो वो प्रकृति से तो इंस्पायर्ड है। मछलियों को देखा कि मछलियाँ कैसे पानी को काटती हैं, मछलियों को मुड़ना है तो कैसे मुड़ती है। विंग आ गई, पीछे का रडार आ गया मुड़ने के लिए, हैं ऊपर उठने के लिए क्या करती है। तो हर एक चीज़ जो भी ह्यूमन बनाता है वो प्रकृति से इंस्पायर तो होती है, हाँ, क्योंकि प्रकृति एक फुल्ली कंट्रोल्ड सिस्टम है। प्रकृति ने जो भी बनाया वो हर एक चीज कंट्रोल्ड है। समझे मेरी बात को? तो हम एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। अब इंसान ने रोबोट बना लिया, रोबोट को बहुत हद तक फुल्ली ऑटोमेटिक भी बना दिया। देखते हैं ना, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होते हैं कौन? रोबोट्स। वो खुद सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि जो चीज़ें फीड करेंगे उसी हिसाब से चलेगा, लेकिन आज का टाइम ऐसा है वो खुद से, अब उसका प्रोग्राम ऐसा है कि एवरी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सके, लेकिन फिर भी अभी तक कंप्लीटली ह्यूमन की 2 कॉपी
रोबोट नहीं बना है, मतलब जो जिसमें भावनाएं भी हो वो भी उच्च स्तर की। कुछ भावनाएं जोड़ी गई हैं, नो डाउट एट ऑल, बट कंप्लीट सिस्टम नहीं बना है अभी तक। आने वाले टाइम में बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। खैर, आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम ये बेंचमार्क है आपके कंट्रोल सिस्टम का। तो अब हम यही डिस्कशन करेंगे ओपन लूप सिस्टम के बारे में और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। ठीक, देखो ध्यान से, ओपन लूप सिस्टम की बात करते हैं और क्यों इसको ओपन लूप सिस्टम, आपको समझ में आएगा कि ओपन लूप सिस्टम क्या है, बट क्यों इसको ओपन लूप यूज कर रहे हैं हम इसमें। देखो सिंपल सा जो आपने डेफिनेशन पढ़ी कि आप दोगे एक रेफरेंस इनपुट, आप दोगे एक रेफरेंस इनपुट और आपको मिलेगा, आपने एक रेफरेंस इनपुट दिया और आपको मिलेगा डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि जो चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट, है ना। तो ये सिस्टम को आप बोलेंगे एक ओपन लूप सिस्टम बोलेंगे। देखो आउटपुट से कुछ भी इनपुट में जा रही है क्या, चीज़ें यहाँ पे नहीं जा रही, तो ये सिस्टम तो हो गया कंट्रोल सिस्टम। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस सिस्टम इज नथिंग बट द कंट्रोल सिस्टम, बराबर। बट ये कैसा है, हम इसको बोल रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल्ड सिस्टम, ओपन लूप। सर ओपन लूप, अच्छा जब कंट्रोल पे इस पे आऊंगा ना मैं, तब ये चीज़ एम्फेसाइज होगी। सीधा सा फंडा, आपने एक सिस्टम बना दिया, रेफरेंस इनपुट दिया, इसने आपको डिजायर्ड आउटपुट दिया, दैट्स इट, प्रोसेस इज कंप्लीटेड, राइट ना। अब देखो जरा होता क्या है जब आप क्लोज लूप की बात करते हो या क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हो, तो क्या होता है कि जब भी आप ये सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, आपने दिया इसको एक रेफरेंस इनपुट, आपने दिया इसको एक रेफरेंस इनपुट, इसने आपको दिया एक डिजायर्ड आउटपुट, इसने आपको दे दिया डिजायर्ड आउटपुट। लेकिन अब इसमें आपका टास्क ये रहता है कि ये जो आउटपुट है ना, ये इसी पॉइंट पे बना रहे। डिजायर्ड आउटपुट, जो चीज आपने सेट करी उसी पे बना रहना चाहिए, लेकिन इसको आउटर एटमॉस्फेयर की जो चीजें हैं, जो प्रोसेसेस है, वो अफेक्ट करने वाली है, पक्की बात है। जो भी आउटर प्रोसेसेस है उसका इफेक्ट इस पे होने लगेगा। मैंने टेम्परेचर की बात बताई, मैंने एसी की बात बताई, आपने आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड करके रखा है। अब दिन में सुबह के टाइम पे एसी को कम वर्क करना पड़ेगा और दोपहर के टाइम पे वही 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इनसाइड। तो आउटर की एटमॉस्फेयर की चीज़ें इसके आउटपुट को अफेक्ट कर रही है। अब इस आउटपुट को जो अफेक्ट हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो इस आउटपुट को लगातार मेजर करता रहे, इस सिस्टम को, इस आउटपुट को लगातार मेजर करता रहे। तो एक मेजरिंग सेंसर आप लगा देते हैं, है ना, या जिसे कहते हैं कि यहाँ पे अभी इसको मैं फीडबैक बोल दे रहा हूँ, फीडबैक मतलब यहाँ से आप मेजर करके इसको वापस रेफरेंस इनपुट में डालने वाले हैं। क्यों डालने वाले रेफरेंस इनपुट में? इट्स लाइक कि अभी सिर्फ समझाने के बाद से बोल रहा हूँ कि जैसे आपने 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे इसको आउटपुट को रखा आपने 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहना चाहिए। उस टाइम पे सुबह के टाइम पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था मैंने मान लिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई यही आ गया आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोपहर के टाइम पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह के टाइम पे। तो अंदर का रूम का टेम्परेचर यदि एसी नहीं होता तो वो भी समहाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता, समहाउ मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट जो आउटर है वो छाँव में तो टेम्परेचर नहीं है, यस। अब ये जब दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा तो ये टेम्परेचर के कारण आपके रूम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या फिक्स कर दिया कि रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। लेकिन आपके रूम का टेम्परेचर हुआ बिकॉज ऑफ दिस आउटर एटमॉस्फेयर सपोज हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुरंत आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस 26 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करेगा और इनपुट को यहां पे बताएगा कि भाई टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये इनपुट खुद को मॉडिफाई करेगा, खुद को मॉडिफाई करेगा, इस सिस्टम को आज्ञा देगा कि भाई तू जो भी कर सके कर, लेकिन टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर।
ये सिस्टम हो गया एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसीलिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोला और नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम बोला। एक बेसिक डेफिनेशन इन दोनों के बीच की जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी कि ओपन लूप सिस्टम में कोई भी फीडबैक नहीं होता, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों होता है? तो आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, हैं जी? यस और नो? अगली क्लास में मिलूंगा इसी को आगे बढ़ाते हुए, और ढेर सारी चीजें इसमें देखेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ।